तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि दो साइंटिस्ट के गुटों के बीच में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। वेव थ्योरी वाले और पार्टिकल थ्योरी वाले आपस में लड़ रहे हैं। तो वेव थ्योरी वालों को गलत करने के लिए पार्टिकल थ्योरी वाले, जैसे कुछ थ्योरीज थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, लाइन स्पेक्ट्रम था, इन सारे थ्योरीज के मदद से जो पार्टिकल थ्योरी वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वेव थ्योरी वालों को गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जो वेव थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड करके प्लैंक ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया था। और उस प्लैंक के क्वांटम थ्योरी की मदद से अलग अलग इफेक्ट, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइन स्पेक्ट्रा या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको प्रूफ किया गया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्लैंक ने बोला है कि हर एक जो एनर्जी है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसको क्या कहते हैं, क्वेंटा कहते हैं। लास्ट क्लास में हमको याद होगा, आपको हमने बताया था कि उसको क्या कहते हैं, क्वेंटा कहते हैं। तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी जब आके टकराती है और आगे का क्या फेनोमेना होता है। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हर्ज इन द ईयर 1887, हर्ज इन द ईयर 1887 की बात है, discovered that when a beam of light of certain frequency, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है certain frequency, beam of light of certain frequency, ये certain frequency को क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। certain frequency, beam of light of certain frequency strikes the surface of some metal, electrons are emitted or ejected from the metal surface, electrons are emitted or ejected from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. Metal surface ejected, ejected, ejected from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. अब देखिए, ये जो शब्द है फोटो इलेक्ट्रिक, इसको थोड़ा समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, और इस इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ध्यान से देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट। आपने एक शब्द पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह फोटो मींस लाइट। और जैसा कि हमें किसने बताया, प्लैंक ने बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फोटोन। लाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फोटोन, जो कि क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन विच इज व्हाट, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये फोटोन है। कह रहा है जब ये फोटोन किसी सरफेस पर जाके स्ट्राइक करेगा, जब ये फोटोन, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पर कोई फोटोन आके क्या किया, स्ट्राइक किया। फोटोन आके जब स्ट्राइक करेगा तो यहां से इस सरफेस से क्या इजेक्ट होगा, इस सरफेस से क्या इजेक्ट होगा, इस सरफेस से इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। इस सरफेस से क्या इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये जो पूरा फेनोमेना है जिसमें कोई फोटोन, कोई कौन, फोटोन आके किस सरफेस पर, मेटल सरफेस पर आके क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। आके क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, मेटल के ऊपर आके स्ट्राइक कर रहा है। तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्किट में एक चक्कर काट लेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट पैदा करेगा। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट पैदा करेगा। और उस करंट के पैदा होने से जो प्रभाव पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, फोटो। करंट की वजह से इलेक्ट्रिक, दो शब्दों को लेकर इलेक्ट्रिक शब्द आया होगा। एक इलेक्ट्रिक वर्ड आया होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रिक शब्द आया होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए।
इलेक्ट्रिक, और इससे जो इफेक्ट पैदा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? अब उसके अंदर हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही है, पर फिलहाल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग आपने डाला था उसका मतलब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक मेटल सरफेस है, उस पर आकर कौन स्ट्राइक कर रहा है, फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। फोटोन क्या है, तो फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि किस में प्रेजेंट है, लाइट में, इसीलिए शब्द वहां क्या लिया गया, फोटो लिया गया है। और वो फोटोन जब आकर इस मेटल से निकलेगा तो ये क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और यही जो फेनोमेना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज, therefore photoelectric effect is defined as the ejection of the electron from the surface of metal, the ejection of electron from the surface of metal under the influence of striking photon, is called photoelectric effect, influence of striking photon is called as photoelectric effect। और ये डायग्राम जो मैं अभी बना रहा हूं इसको आप लोग अपनी कॉपी में बनाइए। इसको अपनी कॉपी में बनाइए। ये दोनों साइड पर हमने क्या बनाया है, ये इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं। एक को कैथोड बोलेंगे और एक को एनोड बोलेंगे, एक को कैथोड और दूसरे को एनोड। ये जो है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है इसको क्या कह रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं। और इस साइड ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग एनोड कह रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ रखा होगा, और चूंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हमने किससे जोड़ा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ के रखा होगा। यानी ये टर्मिनल जो है एक ऐसा है नेगेटिवली चार्ज है, और ये टर्मिनल कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, इस डायग्राम सिंपल सा डायग्राम है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए इस डायग्राम में। आपने एक वोल्टेज, हाँ, एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, ये वोल्टेज है, हाई वोल्टेज जो आपने यहां पर अप्लाई किया। बहुत ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उसको पढ़ा देता हूं, फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर वापस आएंगे। आपने कभी आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी के बारे में सुना है? ये कभी सुने थे? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सुने हैं तो बताइए। अभी पहले इसको समझना है, फिर वापस डायग्राम में जाएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी, इसके बारे में कभी सुने हैं? क्या होता है बोलिए?
हाँ लिखवाए थे आयोनाइजेशन। देखिए क्या होता है, जब कभी भी किसी एटम के, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसके क्या है, ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स पर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन ऑर्बिट्स पर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जब कभी भी कोई एनर्जी आकर इस इलेक्ट्रॉन पर टकराएगी, अगर उस इनकमिंग रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कोई इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन किससे बाउंडेड है, न्यूक्लियस उसको अपनी ओर क्या करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, तब ना वो एटम में बंद है, तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। जब कोई इनकमिंग रेडिएशन की जो एनर्जी है वो अगर बाइंडिंग एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाएगा। आपके एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ये हंसता, जब कभी कहते थोड़ा सा उदाहरण देते, तुम हंसने काहे लगते हो यार। मान लीजिए न्यूक्लियस आपके पापा हैं, तुम्हारे ऊपर एग्जांपल लेते हैं, न्यूक्लियस मान लीजिए आपके पापा हैं, तो पापा कह रहे हैं, ए मोबाइल में तुम क्या देख रहा था, मोबाइल में क्या देख रहा था, तुम यह क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो लड़की इस बात क्यों कर रहा है, सब। तो पापा आपको ग्रिप में पकड़ के रखे हुए हैं, फादर आपको अपने ग्रिप में पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन आपके जीवन में आ गई हुस्न परी, मैं जादू जिगर, मैं जाने जहां, तो एक सुंदर सी महिला आपके जीवन में मान लीजिए प्रवेश कर गई। अब उसके प्यार के प्रति आपका झुकाव इतना हो गया है कि घर वालों से भी आप बगावत कर ले रहे। पापा कह रहे हैं पढ़ो, दूसरे इलू इलू पढ़ रहा है। तो जब अंदर का एनर्जी कमजोर पड़ जाए और बाहर का एनर्जी स्ट्रांग पड़ जाए, तो तुम फिर कहां जाओगे, अंदर कि बाहर, बाहर भाग जाओगे ना, अंदर तुम जा रहे हो, तुम तो बेटा इस सब बाहर भागो कि पकड़ा लेना मुश्किल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस बाइंड करके रखा हुआ है, अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, लेकिन बाहर का जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो अगर इसको ज्यादा मिल गया, किससे, उसके बाइंडिंग एनर्जी से, तो ये क्या कर लेगा, इसको बाहर निकाल देगा। ये जो फेनोमेना है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इसको दे रहे हैं बाहर निकालने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो आयन में कन्वर्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो जब कभी भी कोई इनकमिंग रेडिएशन आके इलेक्ट्रॉन पर टकराया और उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो ये इसको बाहर निकाल लेगा। ये क्या है, कोई भी XYZ मेटल है या कोई भी XYZ एलिमेंट है, आप बताइए मेटल की क्या परिभाषा है, मेटल की क्या परिभाषा, कहां से आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे, मेटल से कि नॉन मेटल से। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होना चाहता है। सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, कैल्शियम 20, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, सोडियम एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। ये सब आउटर मोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसको आप थोड़ा सा भी एनर्जी दीजिएगा, ये फट बाहर निकलने के लिए तैयार है। लेकिन नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल काम है। फिर नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देना। तो आपने स्टेटमेंट में लिखा है, जब कोई फोटोन को आप सम ऑफ द मेटल्स पर स्ट्राइक कर रहे हैं, देखिए लिखा है सम मेटल, कुछ मेटल पर,
जब आप उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, किसको, फोटोन को। फोटोन के पास क्या है, एनर्जी है। दैट एनर्जी इज व्हाट, इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी। वो एनर्जी अगर बाइंडिंग एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट है? दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, और जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और कंडीशन है कि इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। दिस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी। ये तो लिख देता हूं मैं इधर में कि इनकमिंग रेडिएशन एनर्जी must be greater than binding energy. In order to eject electron. Eject electron. यदि आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो ये वाला कंडीशन तो आपका फुलफिल होना ही चाहिए। ये कंडीशन 100% फुलफिल होना ही चाहिए। क्लियर, क्लियर? यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे, चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। The incoming radiation energy must be greater than the binding energy in order to eject electron. और इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर, बढ़ा जाए आगे, जल्दी जल्दी लिखिए। बढ़े अब आगे देखिए, ये भी हम लोग जानते हैं कि पहला ग्रुप कौन सा है, हलीना की रब से फरियाद। दूसरा है बेटा मांगे कन्या सुंदर। सुंदर क्या है, एसार। सुंदर बाप राजी। ये सब पढ़े हैं ना, आर ए है, क्या है देखिए तो, आर ए है। क्लियर? अब मेटल्स में हमें तो इसी दोनों से ज्यादा मतलब रहता है। इसको फर्स्ट पीरियड कहते हैं, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। सेवेंथ वाले जो होते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसको तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या मतलब होता है, इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये क्या कर जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अल्फा बीटा गामा रे सब डिसो देने लग जाएगा। तो देखे थे ना एक एक्सपेरिमेंट हम लोग रदरफोर्ड का, में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। इसमें कितने, एक शेल है, इसके अंदर कितना शेल है, दो शेल। अरे पीरियड इज इक्वल टू शेल, नो, द नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू शेल की संख्या। नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। शेल कौन सा पढ़े थे ना, क्लास 9th 10th में ये सब पढ़े होंगे, के शेल, एल शेल,
एम सेल, एन सेल, ऐसे KLMN सब पढ़े थे ना, तो ये सब सेल्स है। तो ये सेल्स की जो संख्या है KLMN, इस प्रकार से जब आप सीजियम के पास आइएगा, किसके पास आइएगा, जब आप सीजियम के पास आइएगा, तो सीजियम का आउटर मोस्ट सेल कितना होगा, 6th, यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है कहां पर रखा हुआ है, 6ठे सेल में रखा हुआ है। कहानी सुनिए, जब हम लोग नहीं, आप लोग, हमारा तो उम्र पार हो गया बोला, जब आप लोग 10 क्लास में थे तो आपके ऊपर बहुत निगरानी रखा जाता था। निगरानी इन द सेंस 6 बजे से पहले, अंधेरा होने से पहले तुमको घर घुस जाना है, ज्यादा देर रात तक आप बाहर नहीं रह सकते, ऐसे सब कड़ाई था। पहले था कि नहीं था? बिल्कुल नहीं, अभी भी है। बेहुदा, कौन घर में तुम पैदा ले लिया? तो जनरली 10th तक जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा मतलब कड़ाई रहता है। 10वां बोर्ड को तो छोड़िए, कि आपको बच्चा माना जाता है। अब अभी मान लीजिए किसी दिन रात में यहां क्लास 8:30 बजे भी खत्म होती है, तो कोई आपसे पूछ रहा है कि 8:30 बजे तुम कहां था, घर पहुंचते पहुंचते 9 हो गया, तो कोई इतना टेंशन नहीं ना रहता है। लेकिन जब आप 10th में पढ़ रहे थे तो गार्जियन भी आपसे कहेगा सर 6 बजे से पहले ही कोशिश कीजिए ना इसको वाइंड अप कर देने का, उतना रात में बच्ची है, कहां जाएगी नहीं आएगी। 11th क्लास में आपने खुद महसूस किया होगा कि पहले से गार्जियन आपको थोड़ा ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अरे हाँ ना बोलिए, पहले से रिलेटिवली आपका फ्रीडम थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, 11th 12th में कुछ फ्रीडम बढ़ा, 12th के बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में गए तो रिलेटिवली फिर और फ्रीडम बढ़ गया। अब आप बोल रहे हैं कि हम हैं कॉलेज में, लेकिन हो सकता है आप जुबली पार्क में हो सकता है आप डिमना चले गए हो सकता है आप फिल्म हॉल में बैठे हो। जैसे हम लोग क्या करते थे, आज मान लीजिए फिल्म देखने जाना है तो पहले ये 7 बजे मम्मी को बोल देते थे, मम्मी आज बहुत पढ़ाई करना है, डिस्टर्ब मत करना, अब फोन मत लगा। पहले ही बात कर लेते, क्योंकि पता है अगर ना लगाएंगे तो डिनर के बाद अपने फोन करेगी, बुआ क्या हाल चाल कैसा है, तो पहले ही बोल देते 7 बजे, क्योंकि 8 बजे से शो स्टार्ट हो जाएगा। पहले ही बोल देते मम्मी ज्यादा आज फोन मत करना, थोड़ा काम है, पढ़ाई करना है, ग्रुप स्टडी होगा। अब ग्रुप स्टडी कहां चल रहा है, तो महाराजा हॉल में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। रिलेटिवली आपका फ्रीडम थोड़ा सा और बढ़ जाता है जैसे जैसे। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, साला तुम्हारा जीवन है, हम ही अब तुमको ABCD क पढ़ाते रहे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन जाते हैं तो और आपका फ्रीडम बढ़ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, आपका जो होल्ड जो है न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। न्यूक्लियस, बार बार मैं कह रहा हूं ना, गार्जियन चाहे पापा, तो आप जैसे फर्स्ट सेल 10th मैट्रिक, सेकेंड सेल 12th, थर्ड सेल ग्रेजुएशन, फोर्थ सेल पोस्ट ग्रेजुएशन, 5th सेल आप PhD करे, 6ठा सेल शादी ब्याह हो गया। अब तुम्हारा बाप तुमको घंटा पूछ रहा है, चल अपना कमाओ खाओ बच्चा पालो, बीवी को अपना देखो, होता नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से ये सीजियम कहां प्रेजेंट है, 6th सेल में। तो इसका जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड उसका क्या है, काफी कम है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, ऊपर वाले में से कि नीचे वाले में से? जैसे जैसे आपका एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, जो आपका न्यूक्लियस है उसका होल्ड आपके इलेक्ट्रॉन पर क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, आपका होल्ड कमजोर होगा, तो कम में एनर्जी में आप फट से निकल जाइएगा, क्योंकि आपको बाहर का इंफ्लुएंस ज्यादा है और अंदर का इंफ्लुएंस। लेकिन अगर कोई कह दे भाई लिथियम से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ, निकलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा उसके निकालने के लिए। तो हमको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तात्पर्य कि जब आप इस मेटल पर लाइट को लाकर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करा रहे हैं। जब आप यहां से लाइट, जो जगह छोड़ा गया था लाइट के लिए छोड़ा गया था, लाइट आकर जब इस मेटल पर स्ट्राइक कर रही है, कौन सा मेटल लीजिएगा तो जल्दी है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सीजियम की लिथियम, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, हाई की लो, कम आयोनाइजेशन एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिए, फट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन सा मेटल यूज करना है, द मेटल, सम मेटल्स, सम माने दोज मेटल्स विच हैज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझे? इतना जो भाषण दिए उसका मतलब समझ में आया? सम मेटल का क्या मतलब है, दोज मेटल्स। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कौन सा मेटल यूज करेंगे, ये कहानी सब समझ में आ गया ना। तो जो सीजियम है CS, दिस हैज वेरी लो
very low ionization enthalpy which is favorable for photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेटल कैसा लेना है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला मेटल लेना है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। मैं बार बार कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई सवाल गलत नहीं करिएगा। मैं इसलिए इतना ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। क्लास 12th में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, मैंने कहा आपको अगला एक चैप्टर है पूरा, तो आज अगर समझ लेंगे ना तो 12th में मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वहां पर आप ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगा। हम ये सब चीज सिखाए रहेंगे तो फिर उसके आगे का कहानी सुनाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं, ये आज सीख लीजिएगा तो तब आसान हो जाएगा काम आपका। देन यहां तक बढ़े आगे। चलिए, तो हम लोग जो मेटल यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? एक तो पहले वो मेटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल्स में जब आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, पहला। दूसरा, कैसा मेटल होना चाहिए? तो ऐसा मेटल होना चाहिए जिसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। ये दो बात हमारा क्लियर हो गया। आप बाद में नहीं लिखे होंगे ना, ये वाला नहीं लिखे होंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। यहां पर नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे गड़बड़ा गया है कलर, ये को मिटा देते हैं। ये वाला कलर कौन सा है बाबू? कौन सा? ऊपर ही ए। ठीक है, लिख लिए। बढ़े आगे। आगे मतलब पीछे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमने मान लीजिए कोई एक मेटल ले लिया, मान लीजिए हम सोडियम ही ले लिए। अच्छा छोड़िए, सोडियम की बात बाद में करेंगे। पहले यह जो फोटोन है, ये जो फोटोन है, इसकी अपनी एक एनर्जी होगी, इसकी अपनी एक क्या होगी? एनर्जी होगी। और E इज इक्वल टू किसके बराबर? एच म्यू के बराबर। इसमें कोई डाउट? बोलेंगे कहां से आया? ये प्लैंक ने बताया कि किसी भी फोटोन में जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर होती है। यह तो बताएं। अब ये एनर्जी आकर किस पर टकरा रहा है? इस पर्टिकुलर मेटल पर टकरा रहा है, इस पर्टिकुलर मेटल पर टकरा रहा है। ये एनर्जी आके इस मेटल पर टकराया। अब एक और एग्जांपल सुनिए, क्या कह रहे हैं? मान लीजिए, क्या नाम है वो? ध्यान ही से उतर गया। प्रीशा, हाँ त्रिशा बोल रहे, प्रीशा मान लीजिए क्लास में बैठी हुई है, 11 क्लास की बच्ची है, एक क्लास में बैठी है। अब प्रीशा को कौन कौन क्लास से बाहर निकाल सकता है? तो क्लास में मान लीजिए त्रिशा बैठी है, कहे बाहर जाओ, 6 क्लास का बच्चा निकाल देगा। 6 क्लास का बच्चा आएगा, बाहर निकलो, 12 क्लास वाला अब जाना पड़ेगा, कोई टीचर जाना पड़ेगा। 10 क्लास वाला, क्या मुन्ना इधर क्या होगा? चलो करेंगे। तो आपको क्लास से बाहर निकालने के लिए तो कोई एक सर्टन डेजिग्नेशन का आदमी चाहिए ना। कोई अल्लाह बल्ला चल रहा आपको क्लास से बाहर नहीं निकाल सकता है। बात समझ में आ रहा है? जो हम अभी आर्ग्यूमेंट बोलने वाले हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास से कौन निकाल सकता है। तो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का आदमी होना चाहिए। आपका क्लासमेट भी बोलेगा तो भी हो सकता है आप निकल जाए, लेकिन उसका बोलने का लहजा ऐसा होगा, त्रिशा थोड़ा क्लास खाली कर दो यार प्लीज, काम है क्लास में, तो आप खाली करिएगा। क्या कहे निकलो बाहर, तो भागा चला यहां से, बोल मैंने नहीं बोले। लेकिन 12 क्लास वाला अगर आपको किसी भी लहजे में बोलेगा तो आपको जाना पड़ेगा। कोई क्लास टीचर आपकी आ जाए या प्रिंसिपल आ जाए या कोई आपसे हायर अथॉरिटी आ गया तो आपको कोई भाषा में बोले, रिक्वेस्ट करे, ऑर्डर दे, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन 10 क्लास वाला रिक्वेस्ट भी करेगा तो आपके डिसीजन पर है कि आप जाइएगा चाहे नहीं जाइएगा।
और अगर ऑर्डर दे दिया तो भाग तो आप नहीं जाइएगा, नहीं जाइएगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में प्रीशा है, ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल पे ये मेटल है। हमारे एग्जाम्पल में कौन है? मेटल है। अब हर एक अलग अलग मेटल की अपनी एक आयनाइजेशन एनर्जी है, सब मेटल का अपना एक आयनाइजेशन एनर्जी है। मान लीजिए जो इनकमिंग एनर्जी है उसका एनर्जी इसके आयनाइजेशन एनर्जी से कम है, तो ये निकलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर इनकमिंग रेडिएशन जो है इसकी एनर्जी इसके आयनाइजेशन एनर्जी से अगर कम है तो ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। बराबर होगा तो निकल जाएगा, ज्यादा होगा तो निकल जाएगा, लेकिन कम में नहीं निकलेगा। 10th क्लास वाला हुआ तो नहीं जाएंगे, 9th क्लास वाला हुआ तो नहीं जाएंगे, 11 का हुआ तो सुन सकते हैं, और 12 उससे बड़ा होगा तो आपको सुनना पड़ेगा। तो यानी कहने का जो भी इनकमिंग रेडिएशन आया है उसकी एनर्जी इस पर्टिकुलर मेटल के, जो भी मेटल आपने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यूज किया है, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी से बड़ी होनी चाहिए। हाँ कि ना? लॉजिक क्लियर है? मतलब जो इनकमिंग एनर्जी है E इज इक्वल टू एच म्यू, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द E नॉट वैल्यू विच इज इक्वल टू H इंटू म्यू नॉट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाई। फाई, और ये फाई क्या है? दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन, और कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। यहां तक का कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? यानी जो आपका इनकमिंग एनर्जी है E, दैट मस्ट बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? फाई। यानी इनकमिंग एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, एंड म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। अब इनकमिंग रेडिएशन बार बार हम लिख रहे हैं, इसको ना फोटोन भी बोलते हैं। फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन दी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्यों इतना भाषण दिए? क्यों इतना भाषण दिए? हर्ज ने 1887 में कहा सर्टन फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही कार्यक्रम होगा। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। तभी आपको क्या देखने को मिलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे नहीं है, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब दिखेगा इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी देखा गया नहीं है, अभी देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बढ़े आगे, लिख लीजिएगा, ये तो पीडीएफ आपको हम भेज ही देंगे ना, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि समझ जाइएगा तो सब लफड़ा खत्म है। अब ध्यान से देखिए, अब जब ये फोटोन आकर इसके ऊपर क्या किया? स्ट्राइक किया। जब ये फोटोन आकर इसके ऊपर स्ट्राइक किया, और कंडीशन क्या है कि जो आपका एच म्यू है वो ग्रेटर देन क्या है? एच म्यू नॉट है, यानी म्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है? म्यू नॉट है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना जी। इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया? इजेक्ट हो गया। तो मैं कुछ इनमें से जो रेडिएशन है इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ताकि मैं इलेक्ट्रॉन को अब इजेक्ट कराकर दिखा सकूं। अब आपका कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इजेक्ट हो गया। यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए? इजेक्ट हो गए। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट हुआ उसका कहानी समझा दी है। कब इजेक्ट होगा उसका कहानी यहां लिखा हुआ है, कि कब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी कहानी यहां लिखी हुई है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, टर्मिनल कौन सा? पॉजिटिव की नेगेटिव? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? तो लाइक चार्जेस व्हाट? तो एक दूसरे को क्या करेगा? तो यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस ओर धक्का लगेगा, लगेगा ना जी। इलेक्ट्रॉन को इस ओर धक्का लगा, इस ओर कौन बैठा है?
पॉजिटिव, ये इसको कह रहा है मेरी ओर मेरी ओर मेरी ओर है रब्बा, ये कह रहा है तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा। नहीं, तो ये इसको उस ओर खींच, धक्का लगा रहा है और ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खिंचाते खिंचाते कहां पहुंच गया? यहां पहुंचा। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खिंचाते हुए कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। द मोमेंट इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ पहुंचा, सर्किट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। सर्किट कंप्लीट होगी तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, एनर्जी करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी ध्यान से सुनिए, फोटोन के मेटल पर स्ट्राइक करने पर क्या कंडीशन पर? कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की वजह से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब जाएगा तो सर्किट कंप्लीट होगी। और इस फोटोन के फोटोन के स्ट्राइक करने पर जो इलेक्ट्रॉन निकला उससे जब ये सर्किट कंप्लीट हुई तो उसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा, जिस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? समझ में? कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जब यहां से यहां फ्लो किया तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। This is called as photoelectric current, and this phenomena is called as photoelectric effect. Clear? Photoelectric effect clear है? हाँ, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा मीटर में, नीचे मीटर लगा हुआ रहेगा, दिखेगा डिफ्लेक्शन, दिखेगा तो अपने को दिखाई देगा। क्लियर? चलिए बना लीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बनाइए। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? यहां पर हमारी ये मान्यता है कि ये जो फोटोन है ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये आ रहा है, मेटल के ऊपर टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। ये तो तभी संभव है जब उसमें मटेरियल हो। मटेरियल पार्टिकल ही ना कोई चीज में आके टकराएगा, नहीं पार्टिकल नेचर होगा तब ना कोई चीज आके टकराएगा और कोई चीज को निकाल देगा। तुमको अगर क्लास से निकालना है तो हम धक्का लगाएंगे तो क्लास से निकलोगे ना, अपने नहीं जा जाओगे, या तुम भी अपना फोर्स लगाओगे तब क्लास से निकलोगे। तो अल्टीमेटली तुम्हें पार्टिकल नेचर होना चाहिए। कोई चीज आके टकराया और तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें पार्टिकल नेचर है, पहला। दूसरा, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, पैकेट ऑफ एनर्जी। एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एक पैकेट लग रहा है, और वो पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए? E इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी से। आयनाइजेशन एंथैल्पी से जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये जो इसका नेचर है ये पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहा है। लेकिन प्लैंक ने क्या बताया कि ये जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? म्यू के ऊपर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वेव, बट वेव हैज व्हाट नेचर? पार्टिकल नेचर। यही ना आर्ग्यूमेंट लड़ाई चल रहा है कि वो कह रहा है वेव नेचर है, ये कह रहे हैं नहीं पार्टिकल नेचर है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट कौन कौन सा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम, तीनों यही प्रूफ कर रहा है कि जो तुम कह रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो रेडिएशन एक्चुअली क्या है? पार्टिकल नेचर है। और ये लोग एक्सपेरिमेंट करके वही प्रूफ कर रहे हैं। हुआ। अब बहुत कहानी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखिए। अब ये सब जो समझाए हैं इसको लिखवाना होगा ना कॉपी में। ये फोटो सब बना लिए जितना बनाना था, लिखना स्टार्ट करिए। द इफेक्ट इज, अच्छा, द मेटल, पॉइंट वाइज लिखिए। द मेटल which has low ionization enthalpy, the metal which has low ionization enthalpy, the metal which has low ionization enthalpy is taken as the electrode or cathode, is taken as the electrode, ब्रैकेट में लिखिए कैथोड, taken as electrode, ब्रैकेट में लिखिए कैथोड, since the electron are loosely held,
since the electron are loosely held in these metals, since the electrons are loosely held, metal बोल दिए शायद, since the electrons are loosely held in these metals, एग्जाम्पल सीजियम, फिर इससे कम माने इससे ज्यादा एनर्जी वाला रुबिडियम, इसके ऊपर पोटेशियम, इसके ऊपर सोडियम, इसके ऊपर लिथियम। तो ये सारे मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, फोटोन ऑफ light radiation having certain frequency, ब्रैकेट में लिखिएगा इनकमिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, यानी म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये लिख लीजिएगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। ग्रेटर देन भी होगा और इज इक्वल टू भी चलेगा, दोनों ही चलता है। बराबर भी होगा तो निकाल तो लेगा, भले उसके बाद का कहानी छोड़ दीजिए, पर निकाल लेता है। ठीक है, क्या बोलिए तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, उसी में व्हेन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, when strikes on the surface of cathode, when strikes on the surface of cathode, क्या होगा? Electrons are ejected, electrons are ejected. These electrons, next point, these electrons are called as photoelectrons. These electrons are called as photoelectrons. These electrons are called as photoelectrons. These electrons are called as photoelectrons, which are pushed by cathode and attracted by anode. Which are pushed by cathode and attracted by anode in order to complete the circuit. नहीं, in order नहीं, due to which the circuit completes. Pushed by cathode and attracted by anode, due to which the circuit completes and current starts to flow in the circuit. Current starts to flow in the circuit. This current is called as photoelectric current. This current is called as photoelectric current. Done. Therefore, next point, therefore photoelectric effect क्या है? When a photon of certain frequency which is greater than threshold frequency, when a photon of certain frequency which is greater than threshold frequency, when the photon of certain frequency which is greater than threshold frequency strikes the surface of the metal having low ionization enthalpy, strikes the surface of the metal having low ionization enthalpy, threshold frequency, strikes the surface of metal having low ionization enthalpy, strikes the surface of metal having low ionization enthalpy, having low ionization enthalpy, having low ionization enthalpy, ejects electron called as photoelectrons, ejects electron called as photoelectrons, eject electrons which are called as photoelectrons, photoelectrons, completes the circuit on moving from cathode to anode, completes the circuit on moving from cathode to anode,
completes the circuit from moving from cathode to anode, a current flows in it called as photoelectric current. A current flows in it called as photoelectric current, and the phenomena is known as photoelectric effect. And the phenomena is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. Clear? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. The phenomena is called as photoelectric effect. यहां तक कोई डाउट? क्लियर? लाइट. सन है, लाइट है, चारों तरफ लाइट है, लाइट यहीं से ले आइए. लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, कोई भी लाइट. हाँ, उसकी जो इस मेटल की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन ले आइए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े. चलिए अब देखिए, अब देखिए, ध्यान से देखिए. एक एग्जाम्पल पहले मैं दे रहा हूं, उसे समझेंगे फिर उसको रिलेट करेंगे इसके साथ. मान लीजिए टोटल इनकमिंग एनर्जी जो है वो कितना है? 100 जूल है. कितना है? 100 जूल है. टोटल इनकमिंग एनर्जी कितना है? 100 जूल है. और मेटल को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसको आप वर्क फंक्शन कहते हैं, जो कि h म्यू नॉट के बराबर है, वो कितना है? 30 जूल है. वो कितना है? 30 जूल है. क्लियर? चूंकि एनर्जी आपका कंजर्व्ड रहना है, एनर्जी क्या रहना है? एनर्जी नीड टू बी कंजर्व्ड, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ट्रू रहना है. धरती के ऊपर तो सारी जगहों पर ट्रू रहेगा. तो अगर ये ट्रू है तो टोटल एनर्जी आपने दिया 100 जूल, उसमें से 30 जूल किस काम में आ गया? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो आपके पास बचा कितना? 70 जूल बचा. ये 70 जूल एनर्जी क्या है? दिस 70 जूल एनर्जी इज दैट एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एक एंड टू अनदर. द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड. कैथोड टू एनोड मूव करेगा तो वो चल रहा होगा. चल रहा होगा यानी उसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, कुछ स्पीड होगा तब ना काइनेटिक एनर्जी आएगी. यानी जो टोटल इनकमिंग एनर्जी आपने दिया है E, वो किसके बराबर? 5 प्लस के ई के बराबर होगा नहीं होगा? बताइए. जो टोटल एनर्जी आपने दिया है वो किसके बराबर होगा? E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई के बराबर होगा नहीं होगा? भाई टोटल एनर्जी अगर आपने 100 जूल दिया, उसमें से 30 जूल निकलने में लग गया, तो 70 जूल से वो भागेगा ना कैथोड से एनोड की ओर. तो जो अगर कोई चीज भाग रहा है यहां से वहां, चाहे जिस भी कारण से भागे, उसके पास अपना एनर्जी है इसलिए भागे, या पीछे से इसको अब मेरे आपके पास एनर्जी है, तो एनर्जी है तो आप मूव करिएगा, पर किधर मूव करिएगा? तो चूंकि उसके पीछे नेगेटिव पोलैरिटी वाला चीज है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? नेगेटिव पोलैरिटी वाला, तो इसको धक्का लगाएगा. और उधर एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका एक पर्टिकुलर दिशा है जिस दिशा में ये क्या करेगा? मूव करेगा. कैसे मूव करेगा? उसके खुद के पास एनर्जी है, उस एनर्जी को लेकर वो इस दिशा से उस दिशा जाएगा, और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. और एनर्जी कंजर्व्ड रहना है तो टोटल एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को मिला है वो दो ही चीज में ना काम आ रहा है. एक, वो निकलने में जितना खर्चा कर दे, और बाकी से इस तरफ से उस तरफ जाए. तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई. इस इक्वेशन को इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? एच म्यू. इसके जगह क्या लिख सकते हैं? एच म्यू नॉट विच इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर. और ये जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. लिख लीजिए कॉपी में, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन.
ये एक उदाहरण दिए, ऐसा होता नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल कि भाई 100 जूल है तो 30 जूल, जस्ट टू एक्सप्लेन। तो इसके आधार पर हमने ये, मैंने क्या मतलब सर जिनने भी किया होगा तो ऐसे ही ना एनर्जी का कैलकुलेशन करके और फिर जोड़ घटाव किया होगा। तो इसको लिख लेने के बाद उसके नीचे स्टेटमेंट में लिखिए, ये लिख लिए, डब्बा बना के नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, Einstein's photoelectric equation, right? The total incoming, the energy of total incoming radiation, या the total energy of photon, the total energy of photon, हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी, थीटा काहे होगा बाबू, भी है जी, काइनेटिक एनर्जी में थीटा का करने आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको लग गया कि काइनेटिक एनर्जी में हम हाफ एम थीटा स्क्वायर लिख दिए होंगे, अरे यार कभी कभी खुद का लगाइए, ठीक है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज, ऑल्सो ट्राई टू यूज इट। नहीं मैक्सिमम जितना बचेगा सबको लेके भागेगा, वो जो बच जाएगा सब लेके भागेगा, और मैक्सिमम जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि जो लेके भाग गया लेके। नेक्स्ट लिखिए, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच म्यू, क्या जो भी पहले बोले होंगे क्या बोले, द टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन या टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी लिखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन या इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क फंक्शन एच म्यू, सम ऑफ work function h mu and kinetic energy and the kinetic energy of the electron of the photoelectron, not electron, of the photoelectron। यहां तक कोई डाउट? हाँ, इसी को स्टेटमेंट में लिखे हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज Einstein's photoelectric equation based on the law of conservation of energy. This equation is known as Einstein's photoelectric equation based on the universal law of conservation of energy. Universal law of conservation of energy. Done? कोई दिक्कत? Based on the universal law of conservation of energy. क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं, उसको पढ़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। लिखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी on photoelectric effect, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है आप E इज इक्वल टू एच म्यू, यही ना दे रहे हैं जी, आपके पास फ्रीक्वेंसी तो यही है। मान लीजिए कि हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एच तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, यानी अल्टीमेटली आपने इनकमिंग रेडिएशन की क्या बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी। अगर इनकमिंग रेडिएशन का एनर्जी बढ़ गया और मेटल अगर सेम है तो फाई तो कांस्टेंट हो गया, फाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी म्यू के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ा। चूंकि फाई कांस्टेंट है तो ये आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन क्या दिया है, E इज इक्वल टू फाई प्लस के ई। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई
अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के। यानी अगर आप एनर्जी बढ़ाइएगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है इनकमिंग रेडिएशन का। और चूंकि फाई कांस्टेंट है तो डायरेक्टली क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। यानी म्यू के बढ़ने से इनडायरेक्टली आप क्या बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लॉजिक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? यानी ये हमारा कंक्लूजन है। स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, if we increase the frequency of incoming radiation, if we increase the frequency of incoming radiation, the kinetic energy increases, the kinetic energy increases, kinetic energy increases। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज कर जाएगा क्या? सवाल में ध्यान से सुनिए क्या पूछ रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से करंट बढ़ेगा। तो आपको पहले 1 सेकंड में मिल रहा था, अब आधा सेकंड में करंट मिल गया, करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इंक्रीज इन काइनेटिक, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हैज नो रोल इन इलेक्ट्रिक करंट। तो लिख दीजिए, वो भी एक कंक्लूजन पॉइंट लिख दीजिए। द फ्रीक्वेंसी, सॉरी, द इलेक्ट्रिक करंट, दिया इलेक्ट्रो, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ किससे लेना देना है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसका किसी चीज के ऊपर तो डिपेंडेंसी होना चाहिए। इसका डिपेंडेंसी होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। अब कहिएगा सर एक नया शब्द आप लिख दिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुंह से निकल गया तो समझ ही लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से देखिए, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं? सुनिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, एनर्जी के साथ भाग गया। हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसको रोक दिया जाए। जो इलेक्ट्रॉन भाग के वहां जा रहा है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि जो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है अगर हम उसको रोक दिए तो उससे धीरे जितने चलने वाला इलेक्ट्रॉन वो तो रुक ही जाएगा। और जो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन अगर उसको हम रोक दिए तो हमारा करंट वहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से वहां नहीं पहुंचा तो करंट मिलेगा। और जो सबसे तेज चलने वाला है यानी के मैक्स वाला जो है उसको अगर रोक दिए, उससे धीरे वाला तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अब हमको सोचना है कि रुकेगा कैसे। रोकने के लिए आप नीचे जो बैटरी लगाए हैं, आप जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नीचे जो बैटरी लगाए हैं, इसकी आप क्या कर दीजिए, पोटेंशियल को चेंज कर दीजिए, माने पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए। इसके पोलैरिटी को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। यानी इसको नेगेटिव कर दीजिए, इसको पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर उधर भाग भी रहा होगा तो ये उसको क्या कर देगा, धक्का लगाने लगेगा। और ये चूंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी तो भागेगा जरूर, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये कैसे जाएगा, दौड़ के तो जा रहा होगा लेकिन ऐसे करके रुकेगा, रुक जाएगा ना जी। क्यों, पीछे कौन है, पॉजिटिव है। यहां से यहां भागा का है, कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी था ना, आया था जो कुछ निकलने में लग गया, बाकी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो भागेगा। लेकिन जैसे ही आगे थोड़ा जाएगा रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। बेहुदा, हाँ तो चेंज कर दिए तो ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन तो भागेगा। क्यों भागेगा, इसके पास एनर्जी है, ये तो भागेगा जरूर। ये भाग रहा है लेकिन अब यहां पर कौन है, पॉजिटिव है, तो ये भाग रहा है लेकिन इसको पीछे से कोई क्या कर रहा है,
अपनी ओर खींच रहा है तो भागेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वापस आ जाएगा। वो पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रॉन निकला और उस तरफ ना जा पाए इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। द पोटेंशियल लिखिए, द पोटेंशियल, द नेगेटिव पोटेंशियल, द नेगेटिव पोटेंशियल, the negative potential at which the ejected electron does not move towards the other terminal is called what? Is called stopping potential। कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है? इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब बोले सर इसको यहां कहां पढ़ा है, पागल है? जब मन जो बोलने लग रहे हैं मान लीजिए कि आप लाइट दे रहे हैं तो लाइट एक ही फ्रीक्वेंसी से तो नहीं बना हुआ है। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो व्हाइट लाइट में तो 7 को फ्रीक्वेंसी है ना, समझ गए? चलिए अब मैं बोले सर आप अचानक से बीच में पगला गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाने लगे। पागल आदमी, जो सबसे तेज चलने वाला था यानी जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे, उसको जब हम रोक देंगे तो काम बन जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। फिर से सुनिए, इनकमिंग रेडिएशन का अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो एनर्जी बढ़ाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। म्यू चूंकि कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है वर्क फंक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। और जो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला है उसको रोकने में उतना रिवर्स एनर्जी लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लॉजिक क्लियर? नहीं समझ में आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल बाहर आई, तुम भी आओ। वैसे हम यही वाला खेला करके बताते हैं, पर सोचे आज टाइम ज्यादा हो गया है इसलिए बता नहीं रहे थे। आओ इधर आओ, यहां खड़ा हो। ये मान लीजिए मेटल है, आप इधर आइए। ये कौन है? ए ना फोटोन नहीं है, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये कौन है? नहीं, हमारा पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो इधर कौन था, पॉजिटिव था। अब ये कौन हो गई और ये कौन हो गया? ठीक, ऊपर से एनर्जी आया, मैं इलेक्ट्रॉन में निकल गया, मैं निकला, निकलने के बाद मेरे पास एनर्जी है, मैं एनर्जी है तो भाग रहा हूं। पर पहले ये कौन था? ये पॉजिटिव था, मैं कौन? इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसके पास जाना चाह रहा था, क्लोज। लेकिन अब क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गई, तो अब ये क्या बन गई? नेगेटिव बन गई। ये कौन है? तो मेरे पास चूंकि एनर्जी है मैं तो भागूंगा जरूर, क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ एनर्जी है, मैं तो आगे बढ़ूंगा। लेकिन अब ये मेरी सौतन हो गई, हमको कह रही भागो यहां से, ये हमसे क्या कर रही है, भागो। और ये कह रहा है अरे बेहुदा भाग, कह रहा है मेरे पास आओ। समझ में आ रहा है? तो आपने जब पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो पहले खुशी खुशी उसके तरफ जा रहा था अब नहीं जा रहा है। क्यों? ब्रेकअप हो चुका। अब ये इस तरफ जा तो रहा था लेकिन उसके रिपल्सन से रुक गया, और रुक के फिर ये खींच रहा था तो इसके पास वापस आ गया। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो इनकमिंग एनर्जी बढ़ेगा, तो इसका तो म्यू फिक्स है भाई, जितना इसका वर्क फंक्शन है तो फिक्स है। मानिए अभी 100 जूल एनर्जी वाला लिए थे, अब 200 जूल ले लीजिए, तो 200 जूल लिए तो क्या होगा, 30 इसमें खप गया, कितना बच गया, 170 से मैं भाग रहा था। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उस वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतना ज्यादा रिवर्स पोटेंशियल लगाना होगा।
जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसको रोकने के लिए रिवर्स पोटेंशियल ज्यादा। अभी भी आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ा, कोई बात नहीं, बैठने का तोड़े बेटा समझ में आएगा। तो अभी इसको क्या बोलते हैं? यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, भी नॉट से, भी नॉट से डिनोट करते हैं। भी नॉट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी का दो ही चीज के साथ रिलेशनशिप है, किसके किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी हैज नो रिलेशनशिप विद करंट। तीन बात याद रखना है, क्लियर? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। लास्ट एक कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। अब कहेगा सर इंटेंसिटी क्या है? व्हाट इज इंटेंसिटी? ये हमारा मेटल सरफेस है, ये क्या है? हमारा मेटल सरफेस है। इस पर आकर कौन टकरा रहा है? फोटॉन्स टकरा रहे हैं। इंटेंसिटी का तात्पर्य है कि मान लीजिए मेटल सरफेस और यहां से फोटोन आके टकराया, पहले पर यूनिट लेंथ, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका कुछ लेंथ होगा, मानिए इस पर 4 ही गो फोटोन आके 1 सेकंड में टकरा रहा था, तो कै गो इलेक्ट्रॉन निकला? 4 इलेक्ट्रॉन निकला। अब अगर मैं 200 फोटोन भेज रहा हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन अगर ज्यादा होंगे, यानी जब आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा, क्या बढ़ाइएगा? इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? नंबर ऑफ फोटोन्स कितना बढ़ा सकते हैं? अरे प्लेट का साइज जितना उतने ना उस पर स्ट्राइक कराइएगा फोटोन। एक लिमिट के बाद आप मान लीजिए 200 उस पर मैक्सिमम लड़ सकता था, तुम 400 भेज दिए तो क्या होगा? 200 ना निकालेगा। जब उसका सरफेस पर 200 स्ट्राइक करने का क्षमता है तो 400 से नहीं निकाल पाएगा। यानी नंबर ऑफ फोटोन्स की जो संख्या एमिट होनी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट तो है, लेकिन एक लेवल के बाद इसका डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? यानी इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? नंबर ऑफ फोटोन्स, बट एक पर्टिकुलर नंबर, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर जितना इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे तो फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता ही चला जाएगा। एक लेवल के बाद वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? बिकॉज उसका सरफेस एरिया में मान लीजिए अगर 20 फोटोन स्ट्राइक करने का क्षमता है, तुम 30 तो भेजोगे तो होगा क्या? 10 तो बर्बाद होगा। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है पर सर्टेन लिमिट्स के साथ, सर्टेन लिमिट्स के साथ। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो होगा क्या? ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यानी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा तो करंट बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या स्पीड से जाएगा तो नहीं बढ़ेगी, पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। तो इससे फिर क्या बढ़ जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। यानी सीधी बात है, इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। करंट क्या होगा? बढ़ेगा। इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना है। इंटेंसिटी इज एसोसिएटेड विथ नंबर करंट एंड फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी इन टर्न एसोसिएटेड विथ
स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू करंट, कैसे मैंने बता दिया। इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसकी संख्या बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। क्लियर? यानी इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, बाकी किसी चीज पर इंटेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं है। वेयर एज दूसरी बात हमने कही, जिसके पहले वाला इफेक्ट था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को करंट से कुछ लेना देना नहीं, और इंटेंसिटी को स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना, आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो कंक्लूजन लाइन इतना ही है, इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। क्लियर? आपस में इसको मिक्स नहीं कर सकते, इंटेंसिटी से इन दोनों का कोई वांदा नहीं और फ्रीक्वेंसी से करंट का कोई वांदा नहीं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अगली क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए, इसका हमने फोटो जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ ली, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और थोड़ा सा थ्योरी। अब यहां पर आकर देखिए, ऊपर एचम्यू और जाकर टकरा रहा है तो पार्टिकल नेचर, यानी कहीं ना कहीं अब डुअल नेचर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो वेव और तो दोनों साइंटिस्ट मिलकर अब क्या बोलेंगे कि भाई कहीं ना कहीं इसमें डुअलिटी है, इसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, और उसके और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में, इसको पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।